नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से बीच बीच में हम छोटे छोटे अलंकार के वीडियोस डाल रहे हैं ताकि अलंकार का हमारा जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है वो भी समय से पूरा हो जाए। और हम लगभग सभी अलंकारों पर बात कर चुके हैं। केवल एक अलंकार जो डिंगल काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, वयण सगाई, जिसे वैण सगाई भी कहा जाता है, उस पर बात नहीं हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका सत्र आज, और इस प्रकार अलंकार के पूरे पाठ्यक्रम को नमस्कार करते हैं। चलिए शुरू करें। वयण सगाई जो अलंकार है दोस्तों, इसे वैण सगाई भी कहा जाता है। ये राजस्थानी का, विशेषकर डिंगल काव्य में प्रयुक्त सबसे प्रमुख अलंकार माना जाता है वयण सगाई अलंकार। ये एक शब्दालंकार है। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वयण सगाई किस प्रकार का अलंकार है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है या उभयालंकार है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये शब्दालंकार है। शब्दालंकार कौन से होते हैं, एक बार दोहरा लें। जिनसे काव्य में शब्द पर आधारित चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य में जो आकर्षण उत्पन्न होता है वो शब्दों पर निर्भर करता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी वयण सगाई अलंकार में जो अलंकार के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दों पर आधारित होता है। वयण सगाई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पष्ट है, वयण और सगाई। वयण जिसका अर्थ है वर्ण या अक्षर, और सगाई अर्थ आप सभी जानते हैं, संबंध। वयण सगाई का अर्थ हुआ इस प्रकार, पूरे वयण सगाई अलंकार शब्द जो है उसका अर्थ हुआ वर्णों का संबंध। यानी जिस अलंकार में, एक मोटी सी बात ये हो गई, वर्णों के आपसी संबंध की स्थापना के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे ही वयण सगाई अलंकार कहते हैं। लेकिन ये वर्णों का आपसी संबंध किस प्रकार का होता है ये हम आगे जानते हैं। डिंगल काव्य में वयण सगाई अलंकार को एक समय में अनिवार्य माना गया था। यह माना जाता था कि अगर किसी काव्य कृति में वयण सगाई अलंकार का प्रयोग नहीं है तो वो काव्य उच्च कोटि का काव्य नहीं है। इतना महत्वपूर्ण डिंगल काव्य में यह अलंकार रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अलंकार शास्त्रियों ने वयण सगाई अलंकार को काव्य के लिए शुभ माना है। यानी ये भी कह दिया विद्वानों ने, इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों ये अलंकार, कि ये भी कह दिया गया कि जिस काव्य में वयण सगाई अलंकार होता है उसमें यदि कोई दोष भी हो तो वे दोष वयण सगाई के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। इतना शुभ और कल्याणकारी माना गया काव्य की दृष्टि से यह अलंकार। 14वीं 15वीं शताब्दी में इस अलंकार का प्रयोग काव्य में थोड़ा कम किया जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी में इसका डिंगल काव्य में भरपूर प्रयोग किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिंगल के कुछ विद्वान इसे अनुप्रास के भेद, क्योंकि यह शब्दों पर, वर्णों की समता पर आधारित होता है, इसीलिए इसे कुछ विद्वानों ने अनुप्रास के भेद के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मुरारीदान ने इसे अनुप्रास अलंकार में नहीं स्वीकार किया, बल्कि इसका स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया है। यानी वे इसे अलंकार के भेद के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब वयण सगाई अलंकार को डिंगल काव्य में आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्या उसके कारण काव्य में ऐसा कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है कि वयण सगाई एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया डिंगल काव्य का? तो देखिए, कुछ संक्षेप में बात करते हैं। पद योजना और वाचन में चमत्कारिकता उत्पन्न होती है। यानी काव्य का एक दौर था दोस्तों, 16वीं शताब्दी, अभी हम कह रहे हैं 15वीं 16वीं शताब्दी, ये लगभग रीतिकाल की ओर बढ़ने वाला समय था, जबकि चमत्कार प्रधान काव्य लिखने की परंपरा सी प्रारंभ हो गई थी। तो इस अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कारिकता उत्पन्न होती थी, और चमत्कारिकता के कारण पाठकों को आनंद की, रस की अनुभूति होती थी। इसलिए वयण सगाई अलंकार को महत्व मिला। दूसरा, काव्य में नाद सौंदर्य का समावेश होता था। नाद सौंदर्य क्या होता है? नाद का अर्थ होता है ध्वनि, यानी ध्वनि के माध्यम से काव्य में जब आकर्षण उत्पन्न किया जाए, जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। तो किस प्रकार वयण सगाई, जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार में हम कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च की आवृत्ति के कारण एक नाद सौंदर्य का, यानी
हर वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो एक जैसी ध्वनियों के उच्चारण से नाद सौंदर्य काव्य में उत्पन्न होता है और हमारे कानों को भी वो आनंददायक लगता है, हमारे हृदय को भी आनंददायक लगता है। इसलिए नाद सौंदर्य का समावेश करने के कारण, यानी ध्वनि पर आधारित सुंदरता काव्य में लाने के कारण इसे महत्व मिला। इसके अलावा काव्य में अनूठी कसावट और निपुणता आती है, यानी जो इस तरह के शब्द संयोजन की में महारत रखता हो जो कवि, तो निश्चित है कि वो एक कुशल कवि है, यानी वो काव्य सृजन में पूरी तरह से महारत हासिल है उसे, या वो निपुण है, ऐसा माना जाता था। और काव्य में एक अनुशासनबद्ध तरीके से वर्णों के प्रयोग के कारण काव्य बहुत कसा हुआ रहता है, यानी प्रभावशाली बन पाता है, उसमें बिखराव की कोई संभावना नहीं रहती। काव्य कंठस्थ करने में सुगम हो जाता है, यानी काव्य को यदि कंठस्थ करना हो, यदि याद करना हो, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जब एक ही जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है, क्योंकि एक लय बन जाती है, एक ध्वनि साम्य बन जाता है, और उसके कारण हम काव्य को आसानी से कंठस्थ कर पाते हैं। अब बात आती है परिभाषा की। कविता के लिए किसी चरण के, देखिए प्रत्येक कविता में 4 चरण होते हैं। जिस समय की ये बात की जा रही है उस समय 4 चरण हुआ करते थे। अब तो छंदबद्ध कविता ही नहीं है, मुक्त छंद है। तो आप उसी संदर्भ में इस बात को ग्रहण करेंगे, क्योंकि कविता में जैसे हम कोई दोहा भी लेते हैं, कोई तुलसीदास जी की चौपाई भी लेते हैं, तो उसमें 4 चरण माने जाते हैं। तो किसी चरण के प्रथम शब्द का पहला जो शब्द है, उसका पहला जो अक्षर है यानी वर्ण है, उसी चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर से मेल खाता हो। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब चरण की शुरुआत हो रही है, उसमें जो पहला शब्द है, उस पहले शब्द का जो वर्ण है, वही वर्ण उस शब्द के अंतिम अक्षर के पहले पर क्रम पर आना चाहिए। यदि प वर्ण से शुरुआत हो रही है तो चरण के अंत में प वर्ण से शुरू होने वाला ही शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। यानी इस प्रकार प और प दो भिन्न वर्णों की प्रथम वर्ण और चरण के अंतिम वर्ण का प्रथम अक्षर, अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर, इनमें आपस में संबंध स्थापित हुआ और ये अलंकार हो गया वयण सगाई अलंकार। आगे चलते हैं, उदाहरण से इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। रघुनाथ रूपक में कवि मंछाराम ने लिखा है इसके विषय में, यानी इसको इतना महत्व दिया गया कि रघुनाथ रूपक नामक ग्रंथ में कवि मंछाराम ने उसकी प्रशंसा में, यानी वयण सगाई अलंकार की प्रशंसा में लिखा, आवे इन भाषा अमल बैण सगाई वेश, दग्ध अगण बद दुगण रो लागे नह सब लेस, खून किया जाड़े खलक हाड़ वैर जो होए, बड़े सगाई बयण तो कलमस रहे न कोई। इस अंश का भाव ये है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति, एक परिवार का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का वध कर देता है और उस वध के कर्म के कारण दोनों परिवारों में जो कटुता उत्पन्न होती है, वो कटुता तब दूर हो जाती है जबकि वे आपस में वैवाहिक संबंध की स्थापना कर लेते हैं। इसी प्रकार काव्य में कितने भी दोष हों, दग्ध अक्षर का दोष हो या कोई भी काव्य दोष उसमें उत्पन्न हो, वयण सगाई अलंकार से वे काव्य दोष, वे दग्धाक्षर से उत्पन्न दोष समाप्त हो जाते हैं। अब ये दग्धाक्षर के दोष क्या है, संक्षेप में बता देती हूं कि छंद शास्त्र में कुछ एक वर्ण ऐसे माने गए हैं, जैसे झ और षटकोण वाला जो श होता है, झ और श आदि, तो इन ऐसे ह, एक ह भी है, तो इन शब्द वर्णों से छंद को शुरू करना गलत, यानी किसी भी छंद को, किसी भी काव्य की शुरुआत यानी प्रथम अक्षर झ श या ह, तो उसे काव्य के दोष के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इन्हें दग्धाक्षर माना गया है। ये इनके द्वारा किसी भी काव्य पंक्ति का प्रारंभ होना काव्य में अशुभ माना जाता था। तो इस तरह के दोष भी यदि काव्य में उत्पन्न हो जाते हैं तो वे दोष भी वयण सगाई अलंकार के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। यानी सभी वयण सगाई जहां पर प्रयुक्त होती है वहां भाषा बिल्कुल निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, और दग्धाक्षर से उत्पन्न दोष या अन्य जो दुर्गुण या अगण यानी जो दोष हैं, विकृतियां हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रहती। आगे चलते हैं, वयण सगाई अलंकार के भेदों पर बात करते हैं। वैसे तो वयण सगाई अलंकार के 7 भेद माने गए हैं,
इनमें से प्रमुख 3 माने गए हैं, आदि वयन सगाई, मध्य वयन सगाई और अंत वयन सगाई। आदि वयन सगाई का अर्थ हुआ कि जो आदि अक्षर का मेल जिसमें हो, मध्य वर्ण का मेल हो, वहां मध्य वयन सगाई, और अंतिम वर्ण का मेल हो, वहां अंत वयन सगाई होगा। इसको आगे हम अच्छी तरह से समझेंगे। इन्हें क्रमशः प्रथम मेल, मध्य मेल और अंत मेल भी कहा गया है। यानी ये तो है प्रथम मेल, ये है मध्य मेल और ये है अंत मेल। आदि वयन सगाई को पढ़ते हैं। आदि वयन सगाई जहां किसी छंद के एक चरण के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर उसी चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर से मिलता हो, वहां आदि मेल वयन सगाई अलंकार होता है। यानी मेल किसमें होना चाहिए? जहां से छंद की शुरुआत हो रही है, पहले चरण के पहले अक्षर का पहला वर्ण उसी चरण के अंतिम अक्षर के पहले वर्ण से मिलता हुआ होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। जिण बन भूल न जावता, गेंद गवाए गिड़राज, तिण बन जम्बुक ताखड़ा, ऊधम मंडे आज। सार इसका, इन पंक्तियों का यह है कि जिस घने सघन भयानक जंगल में हाथी, गेंडे आदि जैसे भयंकर जानवर भी घबराते हैं, उसी वन प्रदेश में, उसी भयानक वन में आज गीदड़ कर रहे, ऊधम मचा रहे हैं, यानी उन्होंने आफत मचा रखी है। ये वीर सतसई का छंद है। तो देखिए यहां ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम देखेंगे ज से शुरू हो रहा है पहला शब्द, और ये अंतिम शब्द ये चरण का, तो ज आ रहा है यहां पर, यानी आदि वयन सगाई अलंकार हो गया। ऐसे ही से शुरू हो रहा है पहला शब्द दूसरे चरण का, और अंतिम शब्द भी ग पर ही शुरू हो रहा है, तो यानी वयन संगाई हुआ। इसी प्रकार त वर्ण से शुरू हो रहा है तीसरे चरण में, और त वर्ण से अंतिम शब्द भी शुरू हो रहा है, तो यानी यहां इन तीनों पंक्तियों में वयन सगाई अलंकार है। और कौन सा वयन सगाई? आदि वयन सगाई अलंकार है, क्योंकि आदि यानी प्रारंभिक वर्ण की समानता यहां दिखाई देती है। किससे? अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर से, प्रथम वर्ण से समानता दिखाई देती है। आगे चलते हैं। मध्य वयन सगाई, मध्य मेल, जब किसी छंद के एक चरण के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर उसी चरण के अंतिम शब्द के मध्य अक्षर से मेल खाता हो, वहां मध्य मेल वयन सगाई अलंकार होता है। दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा था आदि वयन सगाई अलंकार में कि पहले चरण का पहला शब्द जिस वर्ण से शुरू हो रहा है, उस चरण का अंतिम शब्द भी उसी वर्ण से शुरू हो रहा है। अब बात यहां कुछ बदल गई है। पहला चरण का पहला शब्द तो वही है, लेकिन उसका मेल किससे होना चाहिए? उस चरण के मध्य में शब्द, उस चरण का जो अंतिम शब्द है उसके मध्य वर्ण से मेल होना चाहिए। पहले प्रथम वर्ण से मेल हो रहा था, अब मध्य वर्ण से मेल होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। नाम लिया थी मानवी, सरके कलुष विशाल, मह जैसे मैटे तिमिर, रसम परस किरमाल। भाव ये है कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जो मनुष्य विशाल हृदय रखते हैं, जो मनुष्य, जिन मनुष्यों की प्रवृत्ति भक्ति भाव में होती है, प्रभु के नाम स्मरण में होती है, उनमें उनके हृदय का सारा कलुष मिट जाता है और सद्भावनाएं वहां प्रवाहित होने लगती हैं। ये इसका भाव है। अब देखते हैं मध्य वयन सगाई का। तो देखिए ये न से पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। अब यहां प्रथम शब्द ये है और इस चरण का अंतिम शब्द ये है। तो प्रथम वर्ण है न, लेकिन ये कहां आ रहा है? ये यहां पहले आदि में तो यहां आ रहा था, लेकिन अब यहां आ रहा है, यानी मध्य वयन सगाई हुआ। इसी प्रकार देखिए स वर्ण यहां दूसरे चरण का प्रथम अक्षर का स से शुरू हो रहा है और मध्य में स आ रहा है, मध्य वयन सगाई आ गया, यानी इसका मेल इसके साथ हो रहा है। इसी प्रकार म से इसका मेल हो रहा है। प्रथम शब्द और अंतिम चरण का अंतिम शब्द, उनके वर्णों आपस में मेल होना चाहिए। इसी प्रकार र से यहां शुरू हो रहा है और मध्य में ये आ रहा है। तो इस प्रकार मध्य वयन सगाई अलंकार हुआ। आगे चलते हैं।
अंत वयन सगाई या अंतमेल, जहां किसी छंद के एक चरण के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर उसी चरण के अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर से, अभी मध्य वयन सगाई में मध्य अक्षर से मेल का खा रहा था, अब अंतिम अक्षर से मेल खाए, वहां अंतमेल वयन सगाई अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, मरद जी के संसार में लखजय जीव विशाल, रात दिवस रघुनाथ रा लेवे नाम रसाल। इन पंक्तियों का भाव यह है दोस्तों कि इस संसार में वही जीव उत्तम श्रेणी का जीव माना जाता है, उत्तम कोटि के जीवों में लखजय यानी गिना जाता है, जो इस संसार में जो रात दिन श्री राम का नाम अपनी जिह्वा से, रसाल यानी जिह्वा, जीव से लेता है, वही उत्तम कोटि का माना जाता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार इसमें अंत वयन सगाई अलंकार है। तो देखिए, म वर्ण यहां आ रहा है और अंतिम इस चरण का प्रथम चरण ये है, द्वितीय चरण ये है, तृतीय ये है और चतुर्थ ये है। अब इस प्रथम चरण का अंतिम शब्द है मैं, और मैं वर्ण है म, यानी अंत में क्या है म, तो यानी इसकी इससे समता हो गई। इसी प्रकार दूसरे चरण में ल वर्ण से शुरुआत हो रही है और इस चरण के अंतिम शब्द में अंत में आ रहा है ल, यानी इसका इससे मेल हो गया, तो यानी अंत वयन सगाई अलंकार हो रहा है। रात से रघुनाथ रा, र वर्ण है और यहां भी र वर्ण है, यहां ल है और यहां भी ल है। तो अंतिम वर्ण से जब प्रथम चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का मेल हो, वर्ण का मेल हो, वहां अंत वयन सगाई अलंकार होता है। यानी आपको केवल एक बात मोटे तौर पर याद रखनी है। पहली बात, वयन सगाई का अर्थ है वर्णों का मेल। अब वर्णों का मेल कौन सा है, किस प्रकार का है? पहले चरण का पहला शब्द और उसका पहला वर्ण उसी चरण के अंतिम शब्द के पहले वर्ण से मिलता है तो आदि वयन सगाई, मध्य से मिलता है तो मध्य वयन सगाई, और अंतिम वर्ण से मिलता है तो अंत वयन सगाई। बहुत ही सरल आसान सा अलंकार है और अनुप्रास का भाई जैसा ही प्रतीत होता है। तो उम्मीद करती हूं ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र और अब हमारा अलंकार का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पूरा हो गया है अलंकार का। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये आपके लिए सरप्राइज है कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।